अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी स्पेशल डेटा मॉडलिंग क्लास। आज के क्लास लेक्चर के अंदर हम जियो डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे। पिछले क्लास लेक्चर्स के अंदर हमने डेटाबेस के मुतालिक पढ़ा और डेटाबेस के मुतालिक सीखा कि डेटाबेसेस जो हैं वो कितनी टाइप्स के हैं और ये डेटाबेसेस जो हैं इनका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए डेटाबेसेस जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। आज हम जियो डेटाबेस डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे और एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। ArcGIS को यूज़ करते हुए जियो डेटाबेसेस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और इसमें जितनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं और उसके कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ArcGIS सॉफ्टवेयर को आप ओपन करें। ArcGIS सॉफ्टवेयर का इंटरफेस इससे आप वाकिफ हैं। ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर अ, आपकी मेन्यू बार है, सबसे ऊपर टाइटल बार है, मेन्यू बार है। ये हिस्सा जो है मेन्यू बार के बाद ये स्टैंडर्ड टूल बार है। इसके अंदर आप इस स्टैंडर्ड टूल बार को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी के आप अपने टूल्स जो हैं उनको भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। टेबल ऑफ कंटेंट विंडो के अंदर जितनी आपकी थीमेटिक लेयर्स हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। राइट साइड पे आपके पास आर्क कैटलॉग की एक विंडो है। आर्क कैटलॉग के साथ आप यहाँ पे आर्क टूल बॉक्स को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी अपनी कस्टमाइजेशन है, आप अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से कस्टमाइज करते हैं उसके व्यू को। ओके, जियो डेटाबेसेस के बारे में हमने पढ़ा। जियो डेटाबेसेस जो हैं वो जीआईएस के डेटा को मैनेज करने के लिए एक नया डेटा स्ट्रक्चर है। जो लेटेस्ट डेटा स्ट्रक्चर एजरी का बनाया हुआ डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जीआईएस डेटा को मैनेज करता है, स्टोर करता है, अ, वो जियो डेटाबेस है। इसके बारे में हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सिर्फ जियो डेटाबेस को क्रिएट करना सीखेंगे और इसकी जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, जो इसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं, उनको सीखेंगे। जब आप ArcGIS सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो ArcGIS का एक फोल्डर जो है, वर्किंग फोल्डर, वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर ArcGIS के नाम से वहाँ पे सेव हो जाता है, जिसमें आपके डिफ़ॉल्ट जियो डेटाबेस होता है। डिफ़ॉल्ट जियो डेटाबेसेस के अंदर कोई भी आप फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो उसकी जो लोकेशन है, रिजल्ट के आउटपुट की लोकेशन, वो डिफ़ॉल्ट जियो डेटाबेसेस के अंदर होती है। इस कैटलॉग विंडो के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट ArcGIS के फोल्डर को ओपन करता हूँ तो इसमें मेरे पास डॉक्यूमेंट का एक फाइल्स का एक ट्री आ जाता है, जो कि इस फोल्डर के अंदर मौजूद फोल्डर्स, सब फोल्डर्स और जियो डेटाबेसेस को दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ जियो डेटाबेसेस जो हैं क्रिएट किए हुए हैं। एक डिफ़ॉल्ट फोल्डर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ArcGIS के अंदर क्रिएट होता है। लेकिन अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक जीआईएस, स्पेसिफिक जियो डेटाबेस जो है उसको हम क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटाबेसेस मौजूद हैं, जिस तरह से ये क्राइम एंड क्रैश का डेटा है, क्राइम्स का डेटा है। डेटा मॉडलिंग के लिए मैंने एक अलग से डेटाबेस, जियो डेटाबेस क्रिएट किया है। एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक जियो डेटाबेस क्रिएट किया है। यानी जितने भी मैं अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, उस एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट है, उसका रिजल्ट आउटपुट इस एक्सपेरिमेंट्स के जियो डेटाबेस के अंदर आता है। फैसलाबाद हाउसिंग के ऊपर जो है जियो डेटाबेस बनाया है। कॉलोनीज का जियो डेटाबेस है, लाहौर का है, वगैरह वगैरह। आपने सबसे पहले जियो डेटाबेस को जब क्रिएट करना है तो अपने इस फोल्डर के ऊपर, जो माई डॉक्यूमेंट्स जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसी फ़ोल्डर के अंदर अपना जियो डेटाबेस को स्टोर करें। आपके पास डिस्क में अगर किसी और फ़ोल्डर के अंदर स्पेस अवेलेबल है, या जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करना चाहते हैं जियो डेटाबेस, वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं डेस्कटॉप के ऊपर भी एक फ़ोल्डर बना के उसमें अपना जियो डेटाबेस स्टोर कर सकता हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है। इस फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक मेन्यू के अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कॉपी करने का ऑप्शन है, पेस्ट है, रीनेम है। इस फोल्डर को अगर मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करना चाहता हूँ इस फोल्डर ट्री से, तो डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। रिफ्रेश है, न्यू आइटम डिस्क्रिप्शन और प्रॉपर्टीज। न्यू मेन्यू में आप जाएं तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मेन्यूज हैं। लाइक न्यू फोल्डर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू फोल्डर के बाद फाइल जियो डेटाबेस है, पर्सनल जियो डेटाबेस है और डेटाबेस कनेक्शन है। ये तीन डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस हैं। फाइल जियो डेटाबेस
पर्सनल जियो डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्शंस। ये पहले दो जो जियो डेटाबेसेस हैं ये आपके डेस्कटॉप जियो डेटाबेसेस हैं। जो जियो डेटाबेस कनेक्शन है ये एंटरप्राइज जियो डेटाबेस है। एंटरप्राइज जियो डेटाबेस से मुराद ये है कि ये जो डेटाबेस कनेक्शन है ये डेटाबेस हमारे इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है, बट हम एक एक्सटर्नल डेटाबेस के साथ अपने इस जियो डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। फाइल जियो डेटाबेस, इसकी जो कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट तक इसकी कैपेसिटी है। और जो पर्सनल जियो डेटाबेस है इसकी 2 GB तक इसकी कैपेसिटी है। पर्सनल जियो डेटाबेस की फाइल एक्सटेंशन .mdb होगी और फाइल जियो डेटाबेस की जो एक्सटेंशन होगी वो .gdb होगी। इन दोनों को मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जो पर्सनल जियो डेटाबेस है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर काम करता है। इसका जो फाइल स्ट्रक्चर है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, जबकि फाइल जियो डेटाबेस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नहीं है, ये एजरी का अपना जियो डेटाबेस स्ट्रक्चर है। जबकि जियो डेटाबेस कनेक्शन जो है इसको आप किसी एक्सटर्नल जियो डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो पोस्टग्रेस सीक्वल भी हो सकता है, वो माई सीक्वल हो सकता है, वो ओरेकल डेटाबेस हो सकता है, वो कोई सा भी रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है एक्सटर्नल। उसके साथ आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेटा को आप उस फोल्डर के अंदर शेयर्ड डेटाबेस के अंदर अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद आरजीएस सर्वर कनेक्शन है। लेयर क्रिएट करना है, ग्रुप लेयर क्रिएट करना है, पाइथन टूल बॉक्स अगर आप बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, शेप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, टर्न फीचर क्लास आप क्रिएट करना चाहते हैं जो कि नेटवर्क मॉडलिंग के वक्त जो है वो आप इसको क्रिएट करते हैं। टूल बॉक्स आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, डेटाबेस टेबल बनाना चाहते हैं, एलएएस डेटा सेट बनाना चाहते हैं। एलएएस डेटा सेट जो है वो बेसिकली लाइडार डेटा सेट होता है पॉइंट क्लाउड की सूरत में। इस लाइडार डेटा सेट को अगर आपने यहाँ पे क्रिएट करना है, आपके पास लाइडार का डेटा है तो वो आप इस एलएएस डेटा सेट के अंदर आप कर सकते हैं। एड्रेस लोकेटर हो सकता है, एड्रेस लोकेटर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं जियो कोडिंग के लिए। आपके पास अगर एड्रेसेस की फाइल है, आपके डेटाबेस के अंदर एड्रेसेस हैं, तो उन एड्रेसेस को पॉइंट लोकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस एड्रेस लोकेटर को यूज करते हैं। कॉम्पोजिट एड्रेस लोकेटर है और एक्सएमएल फाइल है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपका मेटा डेटा जो है वो उसके अंदर स्टोर होता है। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि जिनके साथ उनका मेटा डेटा स्टोर नहीं होता, तो आपको सेपरेटली उसका मेटा डेटा स्टोर करने के लिए एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं। पहले मैं एक पर्सनल जियो डेटाबेस क्रिएट करता हूँ .mdb एक्सटेंशन के साथ, और फिर फाइल जियो डेटाबेस क्रिएट करते हैं .gdb एक्सटेंशन के साथ। पर्सनल जियो डेटाबेस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक पर्सनल जियो डेटाबेस आपके सामने देखें कि वो एक क्रिएट हो गया, न्यू पर्सनल जियो डेटाबेस .mdb। इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो .mdb है। अब इसके अंदर जितना भी डेटा मैं स्टोर करूँगा वो सिर्फ मेरे अपने इस पर्सनल जियो डेटाबेस के अंदर रहेगा, और ये जियो डेटाबेस जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर काम कर रहा है, यानी ये जो फाइल है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस है। इसी फोल्डर के ऊपर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और एक जियो डेटाबेस जो है, फाइल जियो डेटाबेस, वो भी क्रिएट करता हूँ। फाइल जियो डेटाबेस मैंने क्रिएट किया, न्यू फाइल जियो डेटाबेस .gdb। अभी ये जो डेटाबेस है फाइल जियो डेटाबेस ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी फोल्डर सब फोल्डर फीचर क्लास फीचर डेटा सेट कुछ भी नहीं है। जियो डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जियो डेटाबेस के बेसिस के अंदर फीचर डेटा सेट होता है, फीचर क्लासेस होती हैं, नेटवर्क डेटा सेट हो सकता है, इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, इसके अंदर रास्टर कैटलॉग को स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर आप रिलेशनशिप क्लास को स्टोर कर सकते हैं, इसमें रास्टर फाइल्स आ सकती हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स एक ही सिंगल कंटेनर के अंदर आ सकते हैं और उनका आपस में एक टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप भी हो सकता है। इस फाइल जियो डेटाबेस के ऊपर जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको आप रीनेम कर लें, कोई भी रीनेम नाम इसको आप रख दें, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का डेटा सेट जो है वो इस जियो डेटाबेस के अंदर आप स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख देता हूँ माई GIS प्रोजेक्ट के नाम से या GIS एक्सपेरिमेंट के नाम से।
GIS प्रोजेक्ट, कोई भी सा भी आप प्रोजेक्ट अगर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉरेस्ट्री का डेटा है तो आप इसको फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज का डेटाबेस जो है वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हाउसिंग का डेटा सेट है अगर आपके पास, नेटवर्क का डेटा सेट है, पॉपुलेशन का डेटा सेट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, ये आपकी अपनी चॉइस है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें, तो आपने इसके ऊपर अपना इसको उस तरह से रीनेम कर दिया। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें इस जियो डेटाबेस के ऊपर, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट डिलीट रीनेम रिफ्रेश, ये उसके एडिटिंग के मेन्यूज हैं। मेक डिफॉल्ट जियो डेटाबेस, अगर इसको आप होम जियो डेटाबेस बनाएंगे या डिफॉल्ट जियो डेटाबेस बनाएंगे तो आपका जितना भी रिजल्ट आउटपुट है वो बाय डिफॉल्ट इस डेटाबेस के अंदर आएगा। ओके, जियो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे कुछ मेन्यूज हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड जियो डेटाबेसेस हैं। न्यू के ऑप्शन के ऊपर आप जाएं तो न्यू ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक फीचर डेटा सेट है, फीचर क्लास है, टेबल है, रिलेशनशिप क्लास है, रास्टर कैटलॉग है, रास्टर डेटा सेट है, मोज़ेक डेटा सेट है, स्कीमेटिक डेटा सेट है और टूल बॉक्स है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइल जो है वो एक डेटा सेट शेप फाइल की सूरत में मौजूद है। शेप फाइल में फॉर एग्जांपल बाउंड्रीज हो सकती हैं हमारी, रोड नेटवर्क हो सकता है, रिवर नेटवर्क हो सकता है, पॉइंट लोकेशंस हो सकती हैं, वो हमारे पास शेप फाइल की सूरत में मौजूद है। और शेप फाइल जो है, शेप फाइल मैंने जैसे पहले आपको बताया कि शेप फाइल का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। उस नॉन टोपोलॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर फीचर्स का आपस में टोपोलॉजिकल या ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्रेस नहीं होता। उसके लिए फिर हमें उसको फीचर क्लास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है जिसमें टोपोलॉजिकल रिलेशनशिप मौजूद होता है। आप शेप फाइल को भी फीचर क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। शेप फाइल को डायरेक्ट आप इसके अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं, बट पहले हम एक फीचर डेटा सेट जो है उसको क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करें, न्यू, फीचर डेटा सेट। फीचर डेटा सेट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फीचर डेटा सेट एक सिमिलर टाइप ऑफ फीचर्स जिनका सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस फॉरेस्ट रिसोर्सेज के जियो डेटाबेस के अंदर मैंने एक फर्दर एक क्लास जो है, एक फीचर डेटा सेट जो है उसको क्रिएट कर दिया। फॉर एग्जांपल ये मेरी बाउंड्री फाइल्स है, लेट्स से कि बाउंड्री फाइल्स हैं, बाउंड्री फाइल्स या बाउंड्रीज, जो भी आप इसका नाम रखना चाहें। अच्छा, यहाँ पे इस फीचर डेटा सेट के अंदर आपको इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। इसका प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजुअली हम जो प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के डेटा सेट के लिए पाकिस्तान जो है यूटीएम के 3 जोन्स के अंदर आता है, 41, 42 और 43। ये 3 डिफरेंट जोन्स हैं यूटीएम के, यूटीएम नॉर्थ के, 41 जोन, 42 जोन, 43। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और पंजाब के जो बाकी शहर हैं, ईस्टर्न सिटीज़, वो जोन 43 के अंदर आते हैं। सिंध, केपीके, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो सेंट्रल सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट जोन 42 में आते हैं। और जो बलूचिस्तान के सिटीज़ हैं, बलूचिस्तान के सिटीज़ जो बिल्कुल ईरानियन बॉर्डर के साथ हैं, वो जोन 41 के अंदर आते हैं। इसका यूटीएम का एक आप जोनल मैप जो है उसको देख सकते हैं और उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के कौन से शहर किस प्रोजेक्शन कोऑर्डिनेट के अंदर आ रहे हैं। इसमें अगर हम नदरन एरियाज़ की बात करें, फॉरेस्ट रिसोर्सेज के इस जियो डेटाबेस में हमने एक फीचर क्लास ऐड करनी है। तो जहाँ पे हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, सपोज नदरन एरियाज़ के रिसोर्सेज हैं, तो नदरन एरियाज़ जो है वो जोन 43 के अंदर आ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूटीएम, और यूटीएम के अंदर इसका जो WGS 1984 का डेटम, नदरन हेमिस्फीयर और जोन 43, जोन 43। ओके, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको उस सूरत में रिक्वायर्ड है अगर आप इसके अंदर एलिवेशन का डेटा जो है वो भी इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर एलिवेशन का डेटा इसमें नहीं होगा
अगर इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड नहीं है तो आप इसका इसमें जो डेटा सेट स्टोर करेंगे वो 3D के अंदर नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर एलिवेशन का डेटा जो है वो मौजूद नहीं है। वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपके अपने एरिया के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल WGS 1984 का जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है WGS 1984। इस डेटम के ऊपर जो भी आपका 3D का डेटा होगा वो इस डेटम के ऊपर स्टोर होगा। एशिया का भी आप कर सकते हैं, बट ये बहुत स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान का चूंकि अपना एक बनाया हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, इसलिए हमें यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है WGS 1984 इसी को ही चूज करना है। लेकिन यह सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर एलिवेशन का डेटा है तो फिर हम इसको चूज करेंगे। ऑलमोस्ट नदरन एरिया के अलावा बाकी जितना भी पाकिस्तान का इलाका है, एरिया है, वो फ्लैट एरिया है, तो उसके लिए हमें यूजुअली कभी एलिवेशन के डेटा सेट की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, इसको फिनिश करें। तो इस फॉरेस्ट रिसोर्सेज के जियो डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास एक फीचर डेटा सेट जो है वो क्रिएट हो गया है। फीचर डेटा सेट का आइकन आप देख सकते हैं। इसका जो आइकन है वो ये 3 डिफरेंट टाइल्स आपके सामने नजर आ रही हैं। ये फीचर डेटा सेट है, लेकिन ये फीचर डेटा सेट भी अभी ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डेटा मौजूद नहीं है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें फीचर डेटा सेट के ऊपर, और फीचर डेटा सेट के अंदर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं शेप फाइल को, फीचर क्लास को, या आप एक नई फीचर क्लास जो है उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। फीचर क्लास को आप यहाँ पे क्रिएट करें। फीचर क्लास में फॉर एग्जांपल आपके पास है बाउंड्री है, या फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलीगॉन है। हम इसको रखते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, पॉलीगॉन फीचर है। पॉलीगॉन हो सकती है लाइन, पॉइंट, मल्टी लाइन, मल्टी पैच, कोई सा भी फीचर आप यहाँ पे रख सकते हैं। पॉलीगॉन फीचर है, ये एक ही डेटा सेट के अंदर लाइन, पॉइंट, पॉलीगॉन, मल्टी पैच, मल्टी पॉइंट, मल्टी लाइंस, ये डेटा सेट एक ही सिंगल फीचर क्लास का फीचर डेटा सेट के अंदर स्टोर हो सकते हैं। ओके, अगर इसकी 3D डेटा है, कोऑर्डिनेट इंक्लूड्स जी वैल्यूज। अगर हमारे डेटा सेट के अंदर जी वैल्यूज हैं, इसको हम क्लिक करें तो जी वैल्यूज जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर जो जी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर अगर मौजूद हैं तो इसको आपको चेक करना है। ओके, नेक्स्ट करें स्पेसिफाई द डेटाबेस स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन। डिफ़ॉल्ट जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है उसी को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, जो फीचर क्लास हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं, इस फीचर क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऑब्जेक्ट आईडी जो है वो क्रिएट होता है, जिसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आईडी है। शेप जो है वो ज्योमेट्री है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा। इसके बाद इसके अंदर कोई भी आपने अगर चीज़ ऐड करनी है, लेट्स से कि डिस्ट्रिक्ट का नाम है, नेम है, नेम को आप टेक्स्ट की सूरत में, स्ट्रिंग की सूरत में रखेंगे। नेम के बाद आप इसका कोड कोई रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोड जो है, लेट्स से कि ये शॉर्ट इंटीजर है, या लॉन्ग इंटीजर भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, या ग्लोबल यूज़र आईडी हो सकता है। ओके, इसको मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो इस फीचर डेटा सेट के अंदर एक फीचर क्लास जो है वो जनरेट हो गई है। अब ये फीचर क्लास जो है ये डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री की फीचर क्लास है। इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसको खुद से जनरेट करूं, क्रिएट करूं डिजिटाइज करके, या फिर मेरे पास अगर शेप फाइल के अंदर एक डेटा सेट मौजूद है तो उस शेप फाइल को डायरेक्ट इस फीचर क्लास के अंदर मैं इंपोर्ट कर लूँगा। फीचर क्लास में इंपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट की इस फीचर क्लास के ऊपर राइट क्लिक करें। ये देखें डिस्ट्रिक्ट जो है मेरे टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऐड हो गया, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंक है। इसके ऊपर राइट क्लिक करें,
और इसमें डेटा को आप लोड कर सकते हैं। लोड डेटा, जब आप लोड डेटा करेंगे तो इसके अंदर आप डिफरेंट फीचर क्लासेस और डिफरेंट शेप फाइल्स को एक सिंगल फीचर क्लास के अंदर भी लोड कर सकते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये 3 जो आपको टाइल्स नजर आ रही हैं, बेसिकली ये इनके कलर से आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कलर क्या चीज है। इसका ये जो ब्लूइश कलर है, ब्लूइश कलर फीचर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो येलो कलर है, येलो कलर कवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल्कि येलो कलर जो है शेप फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो ग्रीनिश किस्म का कलर है, ये कलर कवरेज को बता रहा है, कवरेज के बारे में बता रहा है। यानी इसके अंदर कवरेज, शेप फाइल और फीचर क्लास, ये 3 तरह के डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर जो हैं वो एक सिंगल फाइल के अंदर हम इसको लोड कर सकते हैं। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्ट्रक्चर में डेटा सेट मौजूद है, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का डेटा सेट जो है वो एक सिंगल फीचर क्लास के अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, इनपुट डेटा, कोई सा भी हमारे पास अगर बाउंड्री फाइल हमारे पास पड़ी हुई है तो उस बाउंड्री फाइल को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास कुछ जियो डेटा अगर पड़ा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट फीचर क्लास, मेरे पास डिफरेंट फीचर क्लासेस हैं। इन फीचर क्लासेस को मैं यहाँ पे आपके सामने एक शेप फाइल को और एक फीचर क्लास को यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बाउंड्रीज को हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज ये पॉलीगॉन पे बाउंड्रीज हैं, बट ये डिफरेंट सिटी की बाउंड्री है, बट सिर्फ एक एग्जांपल के लिए जो है वो हम इसको ले सकते हैं। ओके, ओपन इट। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक फीचर डेटा सेट जो है वो ऐड हो गया। इसके अंदर और फीचर डेटा, फीचर क्लास जो है वो ऐड करना चाहें उसको भी ऐड कर सकते हैं। आर्क इन्फो कवरेज को कर सकते हैं, शेप फाइल को कर सकते हैं, फीचर क्लास को कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और डेटा सेट जो है वो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये बाउंड्री जो है ये लाहौर की बाउंड्री थी। अब अगर मैं ओके, ये 2 फीचर क्लासेस हैं। ओह, यहाँ पे आप देखें कि इसने एक एरर मुझे दिया है कि इन दोनों फीचर क्लासेस का जो स्कीमा है वो सेम नहीं है। ओके, इसलिए ये इनका जो स्कीमा है जब तक वो सेम नहीं होगा, तो उस वक्त तक ये फीचर क्लासेस जो हैं आपस में कंबाइन नहीं होंगी। ओके, हम उसी सिंगल फीचर क्लास को जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट करें, लोड ऑल ऑफ द सोर्स डेटा। ओके, डेटा जो है वो इसके अंदर लोड हो रहा है। डेटा जो है वो इसके अंदर लोड हो चुका है। इस फाइल को, इस डिस्ट्रिक्ट की फाइल को जब हम यहाँ पे लोड करते हैं अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे देखें कि ये बाउंड्री जो है इस डेटा सेट के अंदर, जो कि मेरे इस फीचर डेटा सेट की बाउंड्री थी, वो इसके अंदर यहाँ पे लोड हो गई है। इसी तरह से आप डिफरेंट बाउंड्रीज को, बाउंड्री फाइल्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट फीचर डेटा सेट्स आप मजीद क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये सिर्फ बाउंड्री फाइल्स को यहाँ पे क्रिएट किया है। पॉइंट फाइल्स को अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँ तो पॉइंट फाइल्स को मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। एक और फीचर डेटा सेट क्रिएट किया जा सकता है इसी बाउंड्री के अंदर। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास रिवर की लाइन नेटवर्क है, तो रिवर का लाइन नेटवर्क जो है वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जियो डेटाबेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जब आप एक सिंगल डेटा सेट के अंदर, फीचर डेटा सेट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करते हैं, तो उनका रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे ये डेटाबेस जो है, जियो डेटाबेस जो है वो उस रिलेशनशिप को भी स्टोर कर सकता है, जो कि सेपरेट फाइल्स को स्टोर करने से वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस नहीं होता, और ना ही आप उनके दरमियान में कोई चीज़ एनालाइज कर सकते हैं। So this is all about creating the geodatabase
and creating geo data sets and creating फीचर क्लासेस, फीचर डेटा सेट के अंदर फीचर क्लासेस को क्रिएट करना, ये आज हमने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह बाकी जो इसके फीचर्स हैं, जिस तरह से इसमें रिलेशनशिप क्लास क्रिएट करना, फीचर्स का आपस में रिलेशनशिप बनाना, इसको हम सीखेंगे। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा सेट्स हैं, डेटा मॉडल्स हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक, उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि एजरी ने बनाए हुए हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने और जीआईएस कंपनीज ने मिल के आपस में काफ़ी सालों की मेहनत के बाद वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स को क्रिएट किया है। वो डेटा मॉडल्स हैं, उनका टेम्पलेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक लेट्स से कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर जीआईएस के ऊपर अपना डेटाबेस जो है वो मैनेज करता है, तो पूरे मुल्क के जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसेज हैं, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल गवर्नमेंट के अंडर वो डिपार्टमेंट्स आ रहे हों, उनका डेटा स्टोर करने का, डेटा मैनेज करने का, सर्वे करने का जो तरीकाकार होगा, उसके अंदर एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, ताकि पूरे कंट्री से जब आप डेटा कलेक्ट करें तो वो डेटा डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, डिफरेंट स्कीमा के अंदर या डिफरेंट स्ट्रक्चर के अंदर वो सेव नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा है, हॉस्पिटल्स का डेटा है, पूरे कंट्री के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर कोई भी डेटाबेस जो है जब जनरेट किया जाता है तो उसके अंदर पाकिस्तान में आप देखते हैं कि वहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर किसी का अपना डेटा स्ट्रक्चर है, अपना तरीकाकार है, अपना सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस भी डिफरेंट है। तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो इस स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए एजरी ने कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा मॉडल्स भी बनाए हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।